वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो बेसिक कंसेप्ट था कि उन्हें कैसे कैसे क्या हुआ है, इसका 2 वीडियो आपको डाल चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका उस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो आपके बुक में भी पीछे में लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर होगा, उसको निकालिएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसी को हम लोग अभी क्लियर करते हैं। पहले आपको दिया हुआ ऑब्जेक्टिव, फिर दिया हुआ सब्जेक्टिव। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग फिर सब्जेक्टिव देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार से इटली एवं जर्मनी जो देश है ये आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा बुर्बो वंश। इसमें क्या हुआ था कि वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद फ्रांस के साथ वियना कांग्रेस किया था, जिसका नेतृत्व जो कर रहा था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था मेटरनिक कर रहा था। इसका सोच क्या था? इसका सोच था कि हम पुराने व्यवस्था को लाएंगे। और फ्रांस में पुराना शासक कौन था? बुर्बो राजवंश का था, जिसका राजा हुआ करता था लुई 16वां। उसको मारकर हटा दिया गया था, ठीक है। उसकी पत्नी को दोनों को मार दिया गया था। ये कहानी आपको फ्रांस क्रांति में पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। इसमें क्या 1815 में वियना कांग्रेस जो हुआ था उसमें मेटरनिक ने क्या कहा, हम पुरानी व्यवस्था को लाएंगे। तो पुराने व्यवस्था में तो देखा कि फ्रांस में पुराना राजा कौन था? तो बुर्बो राजवंश का था। उसी को पुनः गद्दी पर बैठा दिया गया। नेक्स्ट है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संगठन कार्बोनरी से था। कार्बोनरी कैसा संगठन था? कार्बोनरी छुप के काम किया करते थे, गुप्त संस्था थी जो छिप के काम करते थे। और इसका काम क्या था? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाना। और मेजनी का संबंध जो था वो किस देश से था? तो वो आपका इटली से था। और इटली में इन्होंने 1831 ईस्वी में एक जगह था लिगुरिया। लिगुरिया में ये क्या कर दिए थे? मेजनी भाई साहब क्रांति कर दिए थे। और ये क्रांति वो सफल हो गया तो इसको पकड़ के देश से बाहर कर दिया था। बाद में जाके पुनः इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का ये निर्माण किए थे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये देखिए इटली और जर्मनी इन दोनों के ऊपर, दोनों के कुछ कुछ क्षेत्र के ऊपर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका था? ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इन दोनों का एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण हो जाएगा तो ये सब एक हो जाएगा और हमको यहाँ से भागना पड़ जाएगा। तो इसका विरोध कौन करते थे? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये आपको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर कौन थे? इटली के राजा हुआ करते थे और इन्होंने विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद दिया था। काउंट काबूर जो राजा हुआ करते थे, इटली 7 टुकड़ों में बटा हुआ था। 7 टुकड़ा में से 2 टुकड़ा आपका था पिगमेंट और सोडेनिया। पिगमेंट और सेडोनिया इन दोनों पर विक्टर एमेनुअल का विक्टर एमेनुअल का अधिकार था। इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया काउंट काबूर को। बाद में काउंट काबूर जी ने पूरे इटली का एकीकरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी का संबंध कहाँ से है? तो गैरिबाल्डी का संबंध इटली से है। इटली के साउथ वाले एरिया में, इस वाले एरिया में स्पेन का अधिकार था। और इसी स्पेन को हराने के लिए काउंट काबूर ने गैरिबाल्डी को कहाँ भेजा था? यहाँ पे साउथ के एरिया में भेजा था, जहाँ पे ये विजय भी प्राप्त किए थे। आम जनता और किसान की मदद से यहाँ पे स्पेन वाले को हरा दिए थे। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नेक्स्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर आपका होगा नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें क्या हुआ था समझिए। नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बने थे तो उस समय जर्मनी 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, लगभग 300 टुकड़ों में बटा हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी काम करने में बहुत समस्या होता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इन 300 टुकड़ों को समेटकर 39 टुकड़ों में क्लियर कर दिया। और यही 39 टुकड़ा का नाम रखा था जर्मन राइन। जर्मन राइन। बाद में बिस्मार्क भाई साहब आएंगे और ये 39वें टुकड़ा को एक करके पूरा जर्मनी को एक कर देंगे, ठीक है। तो अभी 300 से 39 कौन किया? 300 से 39 किया था नेपोलियन बोनापार्ट। और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा था जर्मन राइन। नेक्स्ट आइए जालवरीन क्या थी? जालवरीन एक संस्था थी व्यापारियों की।
इसमें क्या हुआ था कि जो जर्मनी था वो 39 टुकड़ा में बटा हुआ था और प्रत्येक टुकड़ा की मुद्रा अलग अलग हुआ करती थी और व्यापारियों को प्रत्येक टुकड़ा जो था इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जाने पर सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो यहाँ की मुद्रा अलग होती थी, यहाँ की मुद्रा अलग होती थी, जिस वजह से व्यापारियों को यहाँ पे सीमा शुल्क देने में समस्या होती थी। ठीक है, और व्यापारियों ने क्या किया, मिलकर एक संस्था बनाया, बोला इतना इतना मुद्रा रहेगा तो हम लोग कैसे व्यापार कर पाएंगे। तो सब मुद्रा को ख़त्म करके केवल 2 मुद्रा ही रखा और ये मुद्रा जो 2 रखा, इसके लिए जो संस्था बनाई थी उसी संस्था का नाम था जालबेरिन। तो जालबेरिन क्या थी, एक संस्था थी किसकी, व्यापारियों की। नेक्स्ट है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लोह की नीति का मतलब होता है सेना को इकट्ठा करके लड़ेंगे, खून खराबा होगा तो होगा लेकिन हम लोग लड़ेंगे। तो इसी भावना जो था वो बिस्मार्क का था, जो जर्मनी के एकीकरण में बहुत काम आया था। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी में। जर्मनी में 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध, सेडोन का युद्ध। ठीक है, इस सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी ने किसको हरा दिया, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट में एक संधि की गई जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। ये कब की गई, 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, इसका आंसर होगा यूनान। ठीक है, यूरोप वासी कुछ भी अपने साहित्य और कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना होता था तो वो किसके तरफ देखते थे, यूनान की तरफ, उन्हें वहाँ खोजते थे, वहाँ उसको मिलता था। नेक्स्ट आइए, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई, तो ये तुर्की के साथ हुआ था, तुर्की और रूस के साथ। एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी वो तुर्की और रूस के साथ हुआ था 1829 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। किस युद्ध के बाद एक महाशक्ति का पतन एवं दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जर्मनी का जन्म हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था किस युद्ध के बाद हुआ था, तो आपको जस्ट बोले कि सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन के युद्ध में फ्रांस को हरा करके जर्मनी जो है वो पावरफुल बन गया। तो वही क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किस युद्ध के बाद एक महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जो युद्ध हुआ वो सेडोन के युद्ध के बाद, सेडोन के युद्ध के बाद हुआ था। किसको हराकर, तो फ्रांस को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट सेडोवा का युद्ध कब किसके बीच हुआ, सेडोवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ। देखिए सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो पर्सिया, ठीक है, या परसा, कहीं आपको परसा भी लिखा मिलेगा, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, कब हुआ था, 1866 में। देखिए जो आपका जर्मनी था, जर्मनी पे ऑस्ट्रिया का भी अधिकार था, जर्मनी पर फ्रांस का भी अधिकार था। ठीक है, और जर्मनी पर डेनमार्क का भी अधिकार था। तो पहले डेनमार्क को निपटाया, उसके बाद ऑस्ट्रिया को निपटाया। ऑस्ट्रिया को निपटाने के लिए इसको एक युद्ध लड़ना पड़ा था जिसको कहते हैं सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध ये कब लड़ना पड़ा था इसको, 1866 में। और ये लड़ जो रहा था, कौन लड़ रहा था, पर्सिया। जो आप देख रहे हो जर्मनी 39 टुकड़ा में सबसे बड़ा टुकड़ा आपका पर्सिया था, जो आपको पढ़ा चुके हैं। इसी में राजा हुआ करता था विलियम प्रथम, वही इससे लड़ते थे। और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया था, बिस्मार्क को, और बिस्मार्क लोह एवं रक्त की नीति अपनाकर लड़ाई कर रहे थे। तो लड़े किससे थे, ऑस्ट्रिया से। कौन सा युद्ध, सेडोवा का युद्ध। ऑस्ट्रिया को निपटा दिया था सेडोवा का युद्ध में। बाद में फ्रांस को, पहले तो डेनमार्क को निपटाया, उसके बाद ऑस्ट्रिया को निपटाया, उसके बाद लास्ट में फ्रांस को निपटाया सेडोन के युद्ध में। और सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया और जर्मनी एक पावरफुल देश के रूप में बाहर आया। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया। आपको जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि 1815 ईस्वी में बुर्बो राजवंश को पुनः गद्दी पर बैठाया गया था और वहां से मेटरनिक युग का शुरू हुआ था। मेटरनिक युग शुरू हुआ था और इस वंश के बाद आपको चार्ल्स दसम आया था, जो 1830 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। फिर लुई फिलिप आया, लुई फिलिप को 1848 ईस्वी में गद्दी छोड़ना पड़ा और 1848 में गद्दी छोड़ने के वजह से ही
ये मेटरनिक युग का यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको पूछेगा 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया, तो कहिएगा मेटरनिक युग का। यहाँ पे आ जाएगा मेटरनिक युग। तो मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ? 1800, इधर लिख देते हैं, दिखेगा नहीं। मेटरनिक युग का शुरुआत कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अंत कब हुआ? 1848 ईस्वी में। 1815 से लेकर 1848 तक का जो काल है वो मेटरनिक युग कहलाता है। नेक्स्ट आइए, वेटिकन सिटी का राजमहलों में जो पोप रहते थे, कौन रहते थे? ध्यान रखिएगा, वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। इटली के आपको पढ़ाए थे कि इटली पे 3 आदमी का कब्जा था, ऊपर में ऑस्ट्रिया था, नीचे में स्पेन था, बीच में पोप रहते थे। ये जो थे पोप, ये वेटिकन सिटी के राजमहल में रहते थे और वहाँ इसका इटली का प्रभाव से ये क्या हुए बचे रहे। नेक्स्ट है, यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद यूनान में किसका अधिकार था? ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का अधिकार था। तुर्की के अधिकार के बाद तुर्की का यहाँ से हटा दिया गया और वहाँ पर तुर्की के खिलाफ ये आक्रमण किए थे, विद्रोह किए थे और ये आज़ाद हो गए थे और स्वतंत्र राष्ट्र अपने आप को घोषित कर लिए थे। कौन? यूनान। करने के बाद वहाँ पे एक राजवंश हुआ करता था, बावेरिया। कौन हुआ करता? बावेरिया। तो बावेरिया का जो शासक हुआ, ठीक है, बावेरिया का जो शासक हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ओटो। तो बावेरिया का शासक कौन था? ओटो। नेक्स्ट था हंगरी की राजधानी कहाँ थी? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है? बुडापेस्ट। ध्यान रखिएगा, हंगरी की राजधानी आपका है बुडापेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। ये आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला मिलान वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इन चारों का संबंध आपको इसमें से खोज के बताना है। ठीक है, मेजनी का संबंध कहाँ से था? तो मेजनी का संबंध आपका इटली से था। मेजनी का संबंध इटली से था। हिगेल कौन था? तो हिगेल एक दार्शनिक था। ठीक है, नेक्स्ट बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर था। विक्टर इमैनुअल कौन था? तो विक्टर इमैनुअल राजनीतिज्ञ था। कौन था? राजनीतिज्ञ। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन आपका 1815 में हुआ था। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक युग का अंत जो हुआ था 1848 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण आपका 1871 में हुआ था। ठीक है, सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में हुआ था। 1861 में हुआ था, यहाँ 71 गलत लिख दिया है। ठीक है, इटली का एकीकरण जो हुआ था 1861 में हुआ था, 1861 में। नेक्स्ट अगला आइए, कोसूत कौन था? कोसूत जो था हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। कोसूत कौन था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। अभी जस्ट पढ़ाए थे, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1829 में। किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। तुर्की और रूस के बीच कब हुई? 1829 में। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। और यहीं पे बाबेरी का राजा बने थे। कौन बने थे? बाबेरी का राजा कौन बने थे? ओटो। अभी जस्ट बताए थे ओटो। कौन बने थे? ओटो। नेक्स्ट, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो पोलैंड में आंदोलन 1863 में। तो जितना भी अभी आपको बताए हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, जर्मनी का एकीकरण की क्या बाधाएं थी, मेटरनिक युग क्या था, ये सभी क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे तो वहाँ आपको इसी से रिलेटेड, जहाँ आपको दिक्कत होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके।